अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो डेड या फिर ये महज एक डेडलॉक है, और इसकी वजह क्या है ये ज़रा आज जानते हैं। सूरत हाल इस वक्त तक कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जुडिशल कमीशन का मुतालबा और दीगर मुतालबात रखे गए थे तीसरी मुलाकात में हुकूमत के सामने। अब हुकूमत के जवाब का इंतज़ार था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि डेडलाइन गुजर गई है, तो इसलिए वो मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद गुज़श्ता रोज़ हुकूमत बैठी, कमेटी ने काफ़ी देर PTI का इंतज़ार भी किया, लेकिन PTI के मेंबरान ना आए। PTI से मुतल्लिक हुकूमत ने ये कहा है कि 31 तक वो कमीशन कायम रखेंगे या कमेटी कायम रखेंगे, अगर PTI आना चाहे तो आ जाए। लेकिन ये भी कहती है हुकूमत इन मुज़ाकरात से मुतल्लिक कि जो मुतालबात पेश किए गए हैं PTI की जानिब से वो मुतालबात कम और हुकूमत के ऊपर चार्जशीट ज़्यादा लगते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ ये कहती है कि मुज़ाकरात में तातुल की या डेडलॉक की वजह हुकूमत का रवैया है, वो संजीदा नहीं है, और ये भी कि मुतबादिल ऑप्शंस पर भी गौर करना शुरू कर दिया गया है। जुनैद अकबर जो कि KP के सदर हैं नौमुंतखब, उन्होंने मज़ीद बताया भी और कहा कि न सिर्फ सख्त हिकमत अमली या जारी हिकमत अमली आइंदा दिनों में नज़र आएगी, उससे मुतल्लिक फ़ैसले और गौर शुरू हो गया है, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान से PTI के वफ़द की मुलाकात भी हुई है और इस सिलसिले में भी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की कुछ बातें हो रही हैं। सब कुछ डिस्कस करते हैं और इसके लिए शुरू यहाँ से करते हैं कि जो मुज़ाकरात डीरेल हुए हैं, इसकी जो हुकूमत वजह बताती है, यानी मुतालबात कम और चार्जशीट ज़्यादा लगती है, क्या ये वजह दुरुस्त है हुकूमत की? कितना मौक़िफ़ है हुकूमत, कितना वज़न है हुकूमत के मौक़िफ़ में? इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है सुहेल बड़ाइद साहब, सलीम साफ़ी साहब, उमर चीमा साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, क्या राय है आपकी? हुकूमत जो बात कर रही है, क्या वो दुरुस्त है? ज़िम्मेदार कौन है आपके ख्याल में? अलीना, बहुत शुक्रिया। जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे उस वक्त ही मैंने कहा था कि बदएतमादी इतनी ज़्यादा है, गैप इतना ज़्यादा है कि ये मुज़ाकरात जो है वो किसी नतीजे पे पहुंचते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन फिर भी जब सियासी जमातें आपस में बैठती हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकलता है, और उस वजह से हम सब सपोर्ट कर रहे थे कि अच्छी बात है कि अगर जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए मुज़ाकरात होते हैं तो बेशक होने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है तो तहरीक इंसाफ ने इसको प्रीमेच्योरली ख़त्म करके जिस अंदाज में ख़त्म किया, गलती की। आपने खुद डेडलाइन दी थी इमरान खान ने कि 31 जनवरी तक ये जारी रहेंगे, फिर ये भी तय हो गया कि 7 वर्किंग डेज में यानी तकरीबन 27-28 तारीख तक इसका नतीजा भी आ जाएगा, यानी कि जो भी इन राइटिंग हुकूमत अपना मौक़िफ़ देना चाहती है उस हद तक तो वेट करना चाहिए था। मुझे आज तक इसकी लॉजिक समझ नहीं आई है कि जब आपने तकरीबन 40 दिन लगा लिए इन राइटिंग अपने मुतालबात देने में, और फिर आपने तीसरी मीटिंग में ये डिसाइड भी किया कि आप चंद दिनों बाद हुकूमत का जवाब जो है वो हासिल करेंगे, तो इतनी जल्दबाजी क्या थी? तो ये लॉजिक तो मुझे आज तक समझ नहीं आई है। अब इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि पसे पर्दा क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे हैं शायद इसलिए खत्म कर दिए। मुझे मेरे पास इस हवाले से कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये हुकूमत का कहना कि जुडिशल कमीशन का मुतालबा एक चार्जशीट थी, मैं इस बात से अग्री नहीं करता, क्योंकि देखें जो बुनियादी जो मुतालबात थे और जो हुकूमत के लिए भी मैटर करते हैं वो क्या थे। मैंडेट की वापसी का डिमांड था तहरीक इंसाफ का, उनसे वो पीछे हट गए। 26वीं तरमीम को रिवर्स करें, उससे पीछे हट गए। अब कहीं ना कहीं अगर हुकूमत की ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ हमारी हुकूमत चलने दे और बार बार इस्लामाबाद पे हमलावर ना हो, तो कुछ ना कुछ तो आपने उनको देना है। अब दो ऐसी चीजें हैं जिसपे हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान बहुत बड़ा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, एक 9 मई और दूसरा 26 नवंबर। अब उस पर अगर वो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बना ले, मुझे नहीं पता कि इससे वो हासिल क्या करते हैं एग्जैक्टली जाकर, क्योंकि अभी तो जो इस वक्त हम देख रहे हैं अदलिया का हाल, ज्यादा कुछ उनके लिए निकलना नहीं था। लेकिन अगर ये नहीं दे सकती थी हुकूमत तो फिर क्या और रिटर्न में देते? ये एक ऐसा सवाल है जो ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड मैं कई हुकूमती रहनुमाओं से पूछ चुका हूं और इसका जवाब नहीं मिलता कि चलो अगर जुडिशल कमीशन आप नहीं दे सकते थे तो और किस चीज पे आप अग्री करते थे? ऐसा तहरीक इंसाफ को क्या आप दे सकते थे एश्योरिटी जिससे वो आपकी हुकूमत अगले 2-3 साल चलने देते? तो इसका जवाब बहरहाल मुझे आज तक नहीं मिला है। तो मैं इस बात से तो अग्री नहीं करता कि चार्जशीट है, ये मुतालबात नहीं थे तो कुछ और आप सामने रख देते पेशकश। और इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर वो मीटिंग हो जाती है 28 तारीख की तो एग्जैक्टली पता चल जाता कि हुकूमत क्या प्रपोज कर सकती थी, क्योंकि कल कुछ रहनुमा ये कह रहे थे कि पार्लिमानी कमीशन होता है या कुछ और हो जाता तो उसका जवाब हमें मिल जाता और फिर पता चलता कि मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। जहां तक बात है मुजाहिमती तहरीक की, जुनैद अकबर मशहूर है अपनी एक हार्डलाइनर होने के लिए। इनफैक्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि कभी एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से आपने उनको तनकीद करते हुए सुनाओ, पार्टी के अंदर के मामलात पे बड़ा खुल के बात करते हैं। जैसे अभी अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से उन्होंने बात की थी, करप्शन के हवाले से बात की थी, जब वो गायब हो गए थे
डी चौक से, फिर केपी हाउस से वो पता नहीं कितने समंदर पार करते हुए पहुंचे थे पेशावर, उस पर उन्होंने तनकीद की थी। तो अपनी पार्टी में जो हो रहा होता है उस पर भी खुल के बात करते हैं, और वैसे भी उनको एक हार्ड लाइनर या एंटी स्टैब्लिशमेंट सियासतदान के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि विदाउट मौलाना फजल रहमान अगर उनकी सफों में आ जाते हैं तो फिर तो शायद एक तहरीक उनकी स्ट्रांग होगी। लेकिन अब तक जो हमने पीटीआई की मुजाहमती तहरीक देखी है उसमें ये तो बड़ा वाज़ेह है कि पीटीआई की सपोर्ट बेशक बहुत ज्यादा हो, लेकिन लोग इस तरीके से इनकलाब के लिए या एहतजाज के लिए बाहर निकलने को इस वक्त तैयार नहीं है। सही है। अच्छा, ये जो अभी आप बात कर रहे थे ना, कल इसहाक डार साहब इस बारे में कह रहे थे कि हम कुछ लेके आए थे मुतबादिल के तौर पर, या कुछ तो लेके आए हैं पीटीआई के लिए। अभी देखना बड़ा अहम है कि क्या सुहेल साहब आपके ख्याल में क्या हो सकता है जो पीटीआई के लिए कल हुकूमत लेके आई। ऑल्सो ये जो बात कर रहे हैं कि मुतालबात कम चार्जशीट ज़्यादा, हुकूमत क्यों पीटीआई के मुतालबात को अपने लिए चार्जशीट समझ रही है? क्या जायज़ भी है समझना? देखिए, एक तो है ना ये बातें जो जाहिरी बातें हैं, तो जाहिरी बातों को छोड़ें, असल मुद्दे की तरफ आए। असल मुद्दा क्या है? नंबर 1 कि पीटीआई तो इस हुकूमत को मानती नहीं है, ठीक है। वो चाहती है कि जुडिशल कमीशन के जरिए हमारी रिजर्व सीटें आए, हमारी मेजॉरिटी आ जाए। नून जाहिर है ये नहीं होने देगी, ना एस्टेब्लिशमेंट ये होने देगी। ये है एक प्रैग्मेटिक अप्रोच। जुडिशल कमीशन वो बनना है जो नून की मर्जी का हो तो बन जाएगा, ठीक है, जिसमें कोई नतीजा ना निकले, वो 1-2 सीटें उधर हो जाए, 1-2 सीटें हो जाए, कोई मेजर चेंज ना हो। नंबर 1, तो अगर कोई नतीजा हो, क्या पीटीआई इस कॉम्प्रोमाइज जुडिशल कमीशन को मान लेगी तो मुज़ाकरात आगे चल जाएंगे। दूसरा, पहले दिन से मैं मुसलसल आपको बता रहा हूं कि 2 चीजें हो सकती हैं। एक जुडिशल कमीशन बन सकता है, मगर ऐसा जुडिशल कमीशन जो कि सिस्टम को चेंज ना करे, जो मतलब 2 इधर कर दे 2 इधर कर दे, इससे आगे ना जाए। नंबर 2 जो मुतालबा माना जा सकता है और तैयार है एस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी, वो है कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन उसके लिए शर्त है बड़ी सीधी, वो पहले दिन से, और मेरा ख्याल है अभी भी उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, कि वो फिर खामोश रहेंगे और सिस्टम को चलने देंगे। ये 2 रियायतें मिल सकती हैं, मगर इनके साथ दोनों के साथ शराइत है कि जुडिशल कमीशन जो कि कोई फेटफुल डिसीजन नहीं कर सकेगा, और बनी गाला बट विद साइलेंस। अब ये क्या पीटीआई के लिए काबिल कबूल होगा या नहीं होगा? मेरे ख्याल में तो ये भी गेन है। किसी कंट्रोवर्सी के लिए जुडिशल कमीशन बन जाना भी पीटीआई का गेन है, चाहे उसमें कोई इवेंटफुल या कोई बहुत बड़ा कोई डिसीजन ना हो सके। इसी तरह जेल से निकल के बली गाला जाना भी एक गेन है। लेकिन शायद पीटीआई का पहले दिन से जिससे मुझे उनकी स्ट्रेटेजी से इख्तलाफ है, वो ये है कि वो एकदम इनकलाब लाना चाहते हैं, सब कुछ एकदम लेना चाहते हैं। कि ये चूंकि इलेक्शन भी गलत हुए हैं, सीटें भी गलत है, प्राइम मिनिस्टर भी गलत है, फौज भी गलत है, इलेक्शन कमीशन भी गलत है, तो वो चाहते हैं कि एक ही हल्ले में ये सारे फारग हो जाए। हालांकि तरीका ये होता है कि पहले एक गेन लें, फिर दूसरा लें, फिर रास्ते निकलते हैं। तो ये 2 स्ट्रेटजीज हैं। हो सकता है वो कल को इनकलाब लाने में या बहुत बड़ा डिसीजन कराने में कामयाब हो जाए, या मेरी एक हम्बल आजिज़ाना राय है कि नहीं, एक एक करके जो है किले फतह किए जाते हैं, चाहे वो अकबर हो या आलमगीर। कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक ही दम में सारा हिंदुस्तान फतह हो जाए। इसके लिए एक एक किला फतह करना पड़ता है, और इसी तरह की स्ट्रेटजी से बंदा कामयाब होता है। अच्छा सुहेल साहब, जब हुकूमत के पास आई पीटीआई मुज़ाकरात की बात करने के लिए और फिर बैठी, तो ये कहा जा रहा था कि मान लिया है एक तरह से हुकूमत का मैंडेट। अब इससे आगे जब बात नहीं चली, तो क्या समझते हैं कि वाकई में ये उजलत ही थी पीटीआई की जो बैकआउट किए वो मुज़ाकरात से, या फिर आपके ख्याल में कुछ और हो सकता है? नहीं, मैंने बड़ी आपको सीधी बात बता दी है कि भाई 2 चीजें मानी जा सकती हैं, लेकिन दोनों के साथ शराइत है। बनी गाला इस शर्त पर के साइलेंट रहेंगे, ठीक है, और जुडिशल कमीशन जो कि कॉम्प्रोमाइज जुडिशल कमीशन समझ लें, तो ये 2 मिल सकती हैं। क्यों? अगर ये फर्ज करें वो इनमें से दोनों में से
एक ऐसा जुडिशल कमीशन बना दें जो तहरीक इंसाफ की मर्जी का हो, तो उनकी हुकूमत ही गिर जाएगी। वो तो हर जो है वो सारे पीटीआई के मेंबर वापस आ जाएंगे, उनकी मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी। अगर इमरान खान को जेल से निकाल देते हैं और साइलेंस नहीं रखते तो ये सिस्टम चल नहीं सकेगा। वो रोज मार्च करेंगे, रोज तकरीर करेंगे। तो ये जो मेरी एक आजिज़ाना राय में वो इस हद तक दे सकते हैं, इस हद तक नहीं दे सकते, बस सिंपल बात है। थोड़ा सा मुझे इब्हाम इस चीज़ में है, आपकी इस वक्त क्या रीडिंग है सूरत हाल की? आप समझ रहे हैं कि ख़त्म हो चुके हैं मुज़ाकरात, पीटीआई बिल्कुल बैक ऑफ कर चुकी है, या आपको अभी भी कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है दोनों के बैठने की? नहीं, देखिए, और इसके अलावा कोई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है नहीं। मुज़ाकरात और मुज़ाकरात, जमहूरियत में कोई नाकामी हो तो और जमहूरियत, पीटीआई वाले तो कह रहे हैं हम कोई नाकामी हो, जारहियत की तरफ जा रहे हैं। मुज़ाकरात में नाकामी हो तो और मुज़ाकरात और जमहूरी जो कह रहे हैं मुज़ाहमत या जारहियत, दुनिया में एक याद रखें कि एक असूल है, टेररिज्म, जारहियत और जोर ज़बरदस्ती का जवाब हमेशा जोर ज़बरदस्ती से मिलता है। कभी भी जारहियत के जवाब में और बड़ी जारहियत आ जाएगी। टेररिज्म के मुकाबले में सुपर टेररिज्म आ जाता है, सुपीरियर टेररिज्म आ जाता है। फाशिज्म के मुकाबले में हिटलर का ये हिटलर का कॉल था कि जी टेररिज्म का मुकाबला सुपीरियर टेररिज्म से किया जाता है। तो ये कभी भी जो जमहूरियत के असूल है कि इसमें पीसफुल होना जरूरी है। जिस दिन आप पीसफुल से एग्रेशन की तरफ जाते हैं, उस दिन आप अपनी डोमेन से निकल के अस्करी डोमेन में चले जाते हैं, जिसमें वो आपसे बड़े सुपीरियर है। आप नहीं उनसे लड़ सकते, दुनिया में कोई भी नहीं लड़ सकता अपनी अस्करी जो ताकत है उससे। उसकी वजह यह है कि वो आपकी डोमेन ही नहीं है। उनके पास तो आईनी इख्तियार है बंदूक का, वो वाहिद जो है मोनोपोली है उनकी इस मामले में। तो आप मोनोपोली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमेशा चाहे गांधी हो, चाहे जिन्ना साहब हो, चाहे दुनिया के नेल्सन मंडेला हो, उन्होंने एक ही रास्ता चुना है, पुरअमन जिद्दोजहद, नो जारहियत। तो तब वो जीते हैं, क्योंकि फिर सिंपथी जो है वो दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाती है और अल्टीमेटली आपका जो दुश्मन है, वो जो आप पे जो आपकी जवाब दे रहा है पीसफुल का टेररिज्म से, वो कमजोर हो जाता है। ये है पॉलिटिक्स के असूल, पुरअमन जमहूरियत के असूल। ठीक है कि जिसमें आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, आपको भूख हड़ताल करनी पड़ती है, आपको अपनी जात पे जुल्म करना पड़ता है। आप किसी पे हमला नहीं करते, आप हुकूमत को गिराते नहीं है, अपने आप की कुर्बानियां दे के आप जेलों में चले जाते हैं। हसरत मोहानी देख लें, आप सारी पाक, मोहम्मद अली जौहर देख लें, वो क्या जाके कोई लड़ते थे हुकूमतों से, वो जेलों में जाते थे और दुश्मन का दिल नरम करते थे। ठीक है, और वो दुश्मन ही गिर जाते थे। तो ये जो इंसान ने इतनी सदियों से सीखा है, वो ये तरीका है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, हमने अभी रिसेंटली ये देखा ना, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में ये जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स आई हैं, इसने ज़रा रवैये भी बदल दिए हैं। तो उमर चीमा साहब, आप कहिएगा, क्या आपको ये लगता है कि जिम्मेदारी फिर पीटीआई के ऊपर ही है क्योंकि बेनिफिशियरी भी वो ज़्यादा हैं, या गेन उनका ज़्यादा था, या फिर आपको लगता है कि पीटीआई अगर जल्दबाजी में उन्होंने अप्रोच अपनाई है कि मज़ाहमती तहरीक शुरू करेंगे या कोई मुतबादिल रास्ता अपनाएंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर है? ये जो आपने पॉपुलिज्म की बात की ना कि दुनिया भर में जो एक ये लहर चल रही है, अच्छा इसी से हिटलर के दौर में एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, वो भी हिटलर के साथ शामिल हो गए। अच्छा, उसकी एक थ्योरी थी, वो कहता था जी कि जो ये सियासी मूवमेंट्स होती हैं, इसमें जो एक दोस्त और दुश्मन का फर्क जो है वो बड़ा वाज़ेह है, जो कि उसके ख्याल में जो एक लिबरल डेमोक्रेसी है उसमें नहीं था। उसमें ज्यादा प्लूरलिज्म पर था कि आपके एक दूसरे से इख्तिलाफ हो सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ फिर भी बैठ सकते हैं। लेकिन जो हिटलर की सियासत थी, या आगे जो दानिश्वर उसके हमायती थे, वो ये कहते थे कि नहीं, इनके जिसको हमने गलत समझा वो हमारा दुश्मन है, उसके साथ बात नहीं हो सकती। वो आज भी हम जो जिधर जिधर पॉपुलिस्ट है ना, उनमें यही रवैया और यही तरीका, उनका अंदाज़े सियासत जो है वो हमें नजर आ रहा है। पीटीआई में भी वही चीज है
पीटीआई की जो मुज़ाकरात के हवाले से हम बात कर रहे हैं, देखें सियासी जमातों में मुज़ाकरात होने चाहिए, आई विश के ये चलते रहें। जिस तरह शहजाद ने बात की कि इसको भी कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं थी, हमें भी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं थी कि ये मुज़ाकरात कोई कामयाब होंगे, लेकिन यही था कि चलें इनको शायद टाइम बाय करें, एक दूसरे को मिलें, इनको एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा कर सकें। ठीक है, जब आप एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करते हैं या एक दूसरे को तस्लीम कर जाते हैं, तो फिर जो है आप एक दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट कर लेते हैं कि चले हम बस में सफर कर रहे हैं तो अभी मैं सीट पर बैठा हुआ हूं या आप आकर बैठ जाएं तो अगले शहर तक जो है ना फिर मैं खड़ा हो जाता हूं। तो ये वाला सिस्टम है। मसला ये है कि सियासी जमातों की हद तक तो ठीक है, लेकिन इनमें इस सारे अमल में एक बंदा था जो कि गैर सियासी था और उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान जो है वही अपनी पार्टी को डिक्टेट कर रहे थे, वही सारा सिस्टम चला रहे थे, लिहाजा वो मुज़ाकरात जो हैं वो आगे नहीं चल सके। इमरान खान जो है वो चाहते हैं वज़ीर आज़म बनना है, वो चाहते हैं कि मैं नेल्सन मंडेला बनूं, लेकिन वो सियासतदान भी नहीं है। ठीक है, वो रहना भी सेलिब्रिटी चाहते हैं और ये है कि उन्हें लगता है कि मेरी कोई भी जो रेटिंग जिस लेवल पर पहुंची हुई है, मकबूलियत के जिस मैं दर्जे पर फायज हूं, इस पे कोई थोड़ी बहुत कमी ना आए। अब अगर वो कोई नेगोशिएट करते हैं, जिस तरह सुहेल बड़ाई साहब बात कर रहे थे कि ये एक दो ऑप्शन है, यानी कि आपको स्पेस क्रिएट करनी पड़नी है कि लेट्स से कि कोई ऐसा कमीशन बना लिया जाए कि जिससे आपकी भी फेस सेविंग हो जाए और हम भी बोल सकें, और यानी हमें भी लगे कि हमारी जो एक एग्जिस्टेंस है, हमारा जो रहना है वो ही खतरे में नहीं पड़ गया। या ये है कि आपको इधर से जेल से हम फौरी तौर पे नहीं आपको छोड़ सकते, लेकिन आपको उधर बनी गाला भेज देते हैं। अच्छा, बनी गाला भी अगर भेजेंगे तो फिर जो जिस तरह एक कैदी को उसके रवैये के नंबर मिलते हैं ना, कि अगर अच्छा रवैया शो करे तो उसकी कैद तरह कम हो जाती है, और अगर उसका रवैया ठीक ना हो तो उसको मुशक्कत ज्यादा कराई जाती है। तो वही वाला सिलसिला ये है कि जब तक एक दूसरे से तावन नहीं करेंगे तो ये डेडलॉक ही रहेगा। ये चीजें इनका अंजाम यही होना था, अनफॉर्चुनेटली ये जिधर चीजें बढ़ी हैं। और इनका अच्छा ये जो चीज है ना, इमरान खान को बार बार मौका मिला है। इवन कि जब तहरीक एतमाद थी तो उसके बाद इमरान खान, नवाज शरीफ और जनरल बाजवा तीनों मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर ये चाह रहे थे कि इलेक्शन हो जाए। अच्छा, अब इमरान खान को जब इनको ये धरने के लिए इन्होंने ऐलान कर दिया तो इनको, आपको याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं और ये उधर पेशावर में बैठे हुए थे और इनको काले आ रही थी कि धरना कैंसिल करें। तो उसकी वजह ये चल रही थी कि भाई आप धरना कैंसिल करें, गवर्नमेंट जो है उसको भी, जो नवाज शरीफ हैं वो अपने भाई को कह रहे हैं कि हम किसी तरह असेंबली डिसॉल्व करके तो आगे इलेक्शन करा दें। हमारे उनको इंसेंटिव ये था कि अभी हम जीत सकते हैं, अगर हमने एक साल गुजारा तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम होंगे। इमरान खान भी यही चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन इमरान खान ने उस टाइम बात नहीं मानी और उनको बार बार कहने वाले यही कह रहे थे कि आपका अगर ये ख्याल है कि आप इस्लामाबाद में चढ़ाई करके हुकूमत को घर भेज देंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, वो उन्होंने नहीं किया। आज भी उनकी अप्रोच वही है। उसका नतीजा ये है कि उनकी जो एक इंतहा पसंदाना सोच है उससे उन्हें एक पजीराई बहुत ज्यादा मिल रही है, अवाम उनके साथ बहुत ज्यादा उनको उसमें मकबूल हो रहे हैं, लेकिन वो ताकत से उतना ही दूर होते जा रहे हैं। अब जो है ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, जब तक वो थक नहीं जाते, अपने लोगों को वो ज्यादा उम्मीद नहीं दिलवा सकते, तब जाके उधर से कोई वापसी उनकी शुरू होगी। आई डोंट नो कि वो टाइम कब आएगा, लेकिन तब तक उनका ये जो रवैया है, मुझे इसमें कोई ऐसी तब्दीली नजर नहीं आ रही। आपको लगता है अभी भी उनको कहीं और से उम्मीद है, जो उन्होंने मुज़ाकरात कॉल ऑफ किए और अभी पूरी तरह एग्जॉस्ट नहीं हुए? देखिए, एक तो जो उनके अंदर एनर्जी है इमरान खान के अंदर, उसकी वजह ये है कि वो बड़े पुरुमीद किस्म के आदमी है। उम्मीदें उनकी गलत भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन वो है ऑप्टिमिस्ट। उनका ये ख्याल होता है इंसान की जो जिंदगी है, उम्मीद जिंदगी का नाम है ना, यानी कि अगर आपको उम्मीद ही नहीं होगी तो क्या होगा। उनका जो फॉलोअर है वो भी किसी ना किसी उम्मीद पे चल रहा होता है। अभी जो उनकी हालिया उम्मीद थी वो ट्रंप के हवाले से थी, जो कि अभी मुझे दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। अभी वो दोबारा से एक सदमे की हालत में जा रहे हैं कि लग रहा है कि जो उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई थी शायद चीजें उस तरह से ना हो सके। इंटरेस्टिंग। लेकिन सलीम साफी साहब, मुझे ये जरूर समझाइएगा, हुकूमत का तो शुरू दिन से मौक़िफ़ ये रहा है कि फैक्ट्स हमारे साइड पे हैं, चाहे वो 9 में हो चाहे वो 26 नवंबर हो, तो फिर
क्या कबाहत, वो क्यों समझते हैं कि अगर मुतालबा किया जुडिशल कमीशन का तो वो हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है? नहीं, एक तो ये हकीकत नहीं है कि फैक्ट्स जो है वो सारी हुकूमत की साइड पे हैं। हुकूमत कई मामलात में मुजरिम भी है, और लेकिन पीटीआई का दामन भी इतना साफ नहीं है जितना कि वो तासुर दे रहे हैं। आपको याद होगा मुज़ाकरात शुरू करने के बाद पीटीआई ने ये ऐलान किया था कि आगे कुछ भी हो जाए वो मुज़ाकरात को डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। एक बात जिस हवाले से उन्होंने ये बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अगर इमरान खान को सज़ा हो गई तब भी मुज़ाकरात को वो डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि आपने उस पार्टी से सवालात किए या उनसे गुजारिशात किए और उनके जवाब का इंतज़ार नहीं किया। इंतज़ार तो करना चाहिए था उनकी तरफ से जवाब मिलने का। उसके बाद अगर डिसकंटिन्यू करते तो शायद इतनी ज़्यादा वो गैर आक़िलाना इक़दाम ना होता। लेकिन अभी आपने सवालात किए या अपनी मारूज़ात उनके सामने पेश किए और उनका जवाब लेने से पहले मुज़ाकरात किए, तो इस हवाले से पीटीआई का मौक़िफ़ इंतहाई गलत है। और सर कुछ आपको समझ आती है इसकी मंतक क्या हो सकती है? इसकी मंतक वही है, इमरान खान साहब है, क्योंकि इमरान खान साहब को उनकी मर्ज़ी से ये मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन उनका रवैया जो था वो रवैया जो है वो अभी तक हार्डलाइनर्स है। जो उमर चीमा ने उसका जिक्र किया तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने उनको मना किया है आखिरी नशिस्त से। अच्छा सर, आप समेत पूरे पैनल से सवाल, कल डार साहब कहते हैं कि कुछ लेकर वो आए थे हुकूमत की तरफ से इनके लिए, पीटीआई वालों के लिए। वो क्या था जो कल लेके आए थे? अगर कहते हैं जुडिशल कमीशन कानूनी तौर पर हो नहीं सकता, फिर मुतबादिल क्या हो सकता है? जी सुहेल साहब। देखिए वो जाहिर है, मैंने कहा है ना कि वो कोई नून सिर्फ ये कर सकती है कि कोई ऐसा पार्लिमानी कमीशन या कुछ ऐसा जिससे कोई सिचुएशन पॉलिटिकल चेंज ना हो, वो बना लेंगे। कोई पार्लिमानी कमीशन या ऐसा जैसे मैंने कहा कि बेजान सा जुडिशल कमीशन, ये वो दे सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं ज़ाहिर चाहेंगे कि उनकी मेजॉरिटी चेंज हो जाए, उन पे धांधली का इल्ज़ाम लग जाए, उनका जरा सिस्टम है वो शेकी हो जाए। ये तो अपने पाँव पे तो कोई कुल्हाड़ी नहीं मारता ना। तो आपने जो बंदा ताकतवर हो और आप उस, या तो इसका इलाज है कि आप उससे बड़ी ताकत से वो छीन लें, ठीक है। और अगर नहीं छीनते तो फिर जो ताकतवर है, जो पहलवान है और उसके सामने मेरे जैसा कमजोर है, उसने दलीलें दे के मिन्नत करके कुछ तभी हासिल करना है ना, और वो हासिल करना है जो वो दे दे मुझे, ठीक है। तो ये दो सिचुएशंस हैं इसमें। इस वक्त पीटीआई की सिचुएशन यही है कि भाई जो मिलता है उसको गेन समझे, ठीक है, और बाकी की कोशिश करे और मजीद की। तो ये तरीका ये है कि एक दम वो ये समझे कि सब कुछ मुझे मिल जाए, मेरी मर्जी का जुडिशल कमीशन, मेरी मर्जी की कैदियों की रिहाई, या तो उनके पीछे इतनी ताकत अवामी होती, एहतजाज कामयाब हो चुके होते, फौज झुक चुकी होती, तो फिर कुछ बात आगे परेशान बनती हुई भी लगती, लेकिन फिर तो एक ताकत होती। हाँ जी, तो वो तो है नहीं। लेकिन ऐसा आपके ख्याल में कुछ अभी नजर नहीं आ रहा, तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन ये थी। शहजाद भी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा उनकी भी सुन। जी शहजाद। अलीना देखिए, हुकूमत अपने तौर पे ये दावे तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे एज आई सेड बिफोर के हम पूछते रहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, बहुत सारी चीजें होती है जब आप बात कर रहे होते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं कि क्या दे सकते हैं, कोई ऐसी वाज़ेह चीज नहीं है। और फ्रैंकली देखें, इमरान खान का जो एक तरीकेकार है कि मुज़ाकरात शुरू करो खत्म करो, बहुत ही एडहॉक बेसिस पे फैसला करते हैं। और अभी मेरे ख्याल से इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बात की थी, बड़ी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट लाइन थी। उन्होंने कहा शायद उनके डीएनए में ही नहीं है मुज़ाकरात करना, क्योंकि वो पेशेंस ही नहीं है। और जैसे अभी उमर ने भी बताया कि शायद वो चाहते ही है कि वो एक मज़ामत से या इनकलाबी जरिए से सामने आए, लेकिन ये एक फैक्ट है और ये हमारी पाकिस्तान की रियलिटी है। जब वो कहते हैं कि हुकूमत से बात करने का फायदा नहीं, ये मरीम नवाज और नवाज शरीफ भी यही कहते थे ना आपसे। मरीम नवाज क्या कहती थी? पावर टॉक्स टू पावर। इमरान खान कठपुतली है, वो कुछ नहीं कर सकता, जो उसको लेकर आए उनसे हम बात करेंगे। और मुझे याद है हमारे पैनल पे उस वक्त तो काफी दूसरे लोग भी होते थे, इस बात को एंडोर्स करते थे कि जब तक आपकी सियासत में
स्टैब्लिशमेंट की मदाखलत रहेगी, उनकी मर्जी से फैसले होते रहेंगे, उनकी मर्जी से अदलिया चलेगी, तो आप बात उन्हीं से करेंगे ना। अब हुकूमत इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज दो चीजों पे हुई है। एक ये कि 26वीं तरमीम पे अपने पुराने इत्तेहादी फजल रहमान साहब से कहा उन्होंने कि हम आपको मदरसा रिफॉर्म बिल पास करवा के देंगे, लेकिन वो पास हो गया, सदर ने उसने दस्तखत नहीं किए और एक मामला फंस गया और हुकूमत के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन बनी। अब ये हुकूमत कहती है हम आपको कुछ देंगे। ये हुकूमत इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा सकी अडियाला जेल में, और इतवार के रोज जब सब हुकूमती लोग कह रहे थे, आके खुद कह रहे थे क्या हम तो चाहते हैं मुज़ाकरात हो जाए, हम तो चाहते हैं मुलाकात हो जाए, और हमने क्योंकि कमिट किया मुलाकात तो होनी भी चाहिए। अब सोचें हुकूमती अरकान, कोई अय्याज सादिक पे डाल रहा है, अय्याज सादिक कह रहे हैं मेरा काम नहीं है, तो हुकूमत का काम है, हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री को बता दिया है। किसी के बस में इतना दम नहीं था मुलाकात करवा सके, और फिर वो दरवाजे कहां से खुले इतवार के रोज अडियाला जेल को, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वाकई इस हुकूमत की जो है बस में कोई बात है भी, कुछ वो कमिट करके पूरा कर भी सकते हैं। अच्छा, ये दिलचस्प पॉइंट है। वैसे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर मजीद भी इसके ऊपर भी बात करेंगे और जो आप लोगों के सवाल आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। आपके सवालात आपके तज्जियाकारों के सामने रखते हैं जी। सलीम साफ़ी साहब, पहला सवाल आपके लिए, और वो ये है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई के साथ ग्रैंड अलायंस में शामिल हो जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तन्हा पीटीआई के साथ इत्तेहाद करेंगे। अगर तो कोई इस तरह होता है कि मुल्क की सतह पे कोई इत्तेहाद बनता है जिसमें और पार्टियां भी हों, तो मौलाना फजलुर रहमान उसका तो अलायंस इत्तेहादी बन सकते हैं, लेकिन पीटीआई के ज़ेर क़यादत किसी इत्तेहाद का वो हिस्सा नहीं बन सकते। उसकी एक वजह तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान जो इल्ज़ामात इससे पहले पीटीआई पे लगाते रहे वो उन पे बिलीव करते हैं, सिर्फ वो सियासत के लिए वो इल्ज़ामात लगा नहीं रहे थे। दूसरा, मेरे ख्याल में दोनों पार्टियों को ये एहसास होगा कि उनका वर्कर इस इत्तेहाद को कबूल नहीं करेगा, तो आपस में तो इत्तेहाद नहीं हो सकता। पीटीआई लेड किसी इत्तेहाद में वो शामिल नहीं हो सकते। अलबत्ता अगर कौमी सतह पे कोई इत्तेहाद बनता हो और उसमें मौलाना फजलुर रहमान का लीडिंग पोजीशन हो तो वो उसमें शामिल हो सकते हैं। थैंक यू सलीम साफ़ी साहब। अगला सवाल सुहेल वड़ाइद साहब आपके लिए भेजा गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि पीएम शहबाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर और वीकर, यानी वजीर आजम शहबाज शरीफ तगड़े हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं या कमज़ोर हो रहे हैं? देखें, अभी मैं तो इस नुक्ते पे आजकल गौर कर रहा हूँ कि मुझे ये लगा है कि एक तो चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ को जो मच नीडेड स्पेस थी वो मुयस्सर आनी शुरू हो गई है, और ख़ास कर के केस में मुझे ये लगा है कि जिस तरीके से नून ने एक नैरेटिव बिल्ड किया है, हालांकि नून का भी बड़ा तल्लुक रहा है। जब मियां शाह लंदन से आ रहे थे तो से मुलाकात करके आए थे मलिक साहब से, तो इसलिए ये अचानक जो इन्होंने ये टर्न लिया है, यू टर्न लिया है, और जबकि इससे पहले हमारे पास बड़ी मजबूत इतलात थी कि के साथ मामलात तय हो रहे थे और बहुत सारी चीजें तय हो चुकी थी। ये अचानक ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव बना है जिसमें ऐसे लगता है कि नून की क़यादत की रजामंदी शामिल है, मुझे इससे लगा है कि कुछ स्पेस इन्हें ज्यादा पहले से मिल गई है जिसमें ये अपने मुखालिफ के लिए जज्बात का इजहार और अपने लिए ताकत का इजहार इनमें नजर आ रहा है। सर, ये वैसे स्पेस जो बनाई है या मिली है वो नेचुरली नून लीग ने या शहबाज शरीफ साहब ने मांगी, या फिर ये ताकतवर हलकों की क्योंकि वहीं पे मुखालफत है जहां इनकी है तो इसलिए स्पेस बन गई ताकतवर लोगों के आशीर्वाद से? नहीं, वो तो देखें, जब तक सुल्तान राही जिंदा है मुस्तफ़ा कुरैशी भी जिंदा है। जिस दिन सुल्तान राही मर गया उस दिन मुस्तफ़ा कुरैशी भी मर गया। तो बुनियादी बात यह है कि जिंदा तो है वो, बड़े माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें और जिंदगी दे, लेकिन जिस दिन पीटीआई मर गई उस दिन नून भी किसी काम की नहीं रहेगी, नून भी फारग हो जाएगी। ये इनके कंधे उसी वक्त तक इस्तेमाल होंगे जब तक पीटीआई के चाकू कुंद नहीं हो जाते।
ठीक है, थैंक यू सो मच सोहेल वड़ायत साहब। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने, उसके बाद बाकी दोनों तज्जियाकारों के सवालात भी सामने रखेंगे। वेलकम बैक। आपके सवालात के जवाब जान रहे हैं हम। उमर चीमा साहब, सवाल आपके लिए भेजा गया है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की दौड़ में इतना पीछे क्यों है और आप लोग इस पर बात क्यों नहीं करते? अलीना, मैं तो बात करने को तैयार हूं, बल्कि मेरा आजकल बहुत दिल कर रहा है बात करने को, और उसकी दे दिया मौका हमने आपको फिर। हाँ, उसकी एक वजह जो अभी एक इंटरनेशनल लेवल पर डेवलपमेंट हुई है, चैट जीपीटी, एक उसका एक बहुत शोर था, एक बड़ा इनकलाब आया था मसनूई ज़हानत में, और उसका जवाब जो चाइना ने दिया है, और कोई ऐसा नहीं कि कोई चाइनीज गवर्नमेंट ने दिया है, यानी कि उधर का एक छोटा सा स्टार्टअप कि उन्होंने चैट जीपीटी से ज्यादा बेहतर एक डीप सी के नाम से एक ऐप लेकर आ गए हैं कि जो काम अमेरिका ने $100 मिलियन से किया था, इन्होंने वो 5 यानी कि 50 लाख डॉलर में कर लिया, जो कि उन्होंने कोई 10 करोड़ से किया था। तो उसकी वजह से अमेरिका का एक तरह से गुरूर खाक में मिल गया है। वो मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि अमेरिकन समझते थे कि टेक्नोलॉजी में उनको कोई बीट नहीं कर सकता। चाइना के हवाले से उनका ये ख्याल था कि ये बड़े अच्छे नकाल हैं कि ये हमारी नकल करके तो सस्ती चीजें बना लेते हैं, लेकिन इस दफा क्या हुआ है कि उन्होंने उनसे बेहतर टेक्नोलॉजी बनाई है, और वो इवन जो आईफोन है उसकी ऐप पर टॉप पर जा रही है, चैट जीपीटी इररेलेवेंट हो गई है। और ये काम करने के लिए कुछ चिप्स चाहिए होती हैं, और उसके लिए कंपनी है एनवीडिया, उसके शेयर यानी पिछले एक दिन में उनके 600 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है उन्हें, कि उनकी जो एक डिपेंडेंसी, अमेरिका ने उन पर पाबंदियां लगाई हुई थी क्योंकि इसके लिए चिप इस्तेमाल होती है, तो अमेरिका ने कोई 2 साल से पाबंदी लगाई हुई थी कि ये चाइना को हम नहीं देंगे। उन्होंने इसके बगैर वो चीजें अपनी मैनेज की हैं। अब इसमें हमारे लिए सबक क्या है? हमारे लिए सबक यह है कि हमें जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए। हम जो एक रवायती बिजनेस के तरीके हैं जो दुनिया इस्तेमाल कर चुकी, उससे जो फायदा उठाना था वो भी उठा चुकी, हम लाइन में कहीं 1000वें नंबर पर होंगे। हमें चाहिए कि जो पहले टॉप 10 आ रहे होते हैं, हमें उसमें जाना चाहिए कि उधर अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होती है, उधर मार्केट भी ज्यादा होती है। हमें टेक्नोलॉजी में इवन जो आईटी का जो एक रेवोल्यूशन है उसको भी हमने मिस किया। इंडिया हमसे आगे निकल गया अगर मुआवजा किया जाए तो। हमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या साइबर टेक्नोलॉजी है, इधर हमें कोई अपनी एक नीश डेवलप करनी चाहिए। इधर आप समझ लें कि जैसे एक पेट प्रोजेक्ट है, और इसको इस अंदाज में लेना चाहिए कि जिस तरह हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम था, कि कोई भी गवर्नमेंट आती थी न्यूक्लियर प्रोग्राम मुतासर नहीं होता था। हमारी कोई इस लेवल की कमिटमेंट चाहिए टेक्नोलॉजी के फील्ड में, कोई एक सेक्टर चूज कर लें और उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें हमारे लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमिकली हम ग्रो करें, इकोनॉमिकली। अच्छा, गो कि मेरे पास इससे मुतल्लिक एक सवाल है, लेकिन हमारे पास वक्त बड़ा मुख्तसर है, तो इसलिए थैंक यू उमर चीमा साहब। शहजाद, सवाल आपके लिए भेजा गया है कि बिलावल ने कल कराची के ताजिरों को कहा कि बिजनेस कम्युनिटी चुगली ना करें, जो मसाइल हैं वो सिंध हुकूमत से डिस्कस करें, हम हल करेंगे। आपकी इस पर क्या राय है? गालिबन आपने प्रोग्राम भी किया था इसके ऊपर, क्या मौक़िफ़ है बिजनेसमैन का, क्यों चुगली की उन्होंने? जी अलीना, देखें इसका बैकग्राउंड ये है कि चंद हफ्ते पहले जब आर्मी चीफ कराची में मौजूद थे तो वहाँ पे उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की, और ये पहली मुलाकात नहीं थी, उससे पहले भी 1-2 मुलाकातें हो चुकी थी। तो उसमें यकीनन बिजनेस कम्युनिटी ने काफ़ी शिकवे शिकायत किए थे, जो वो माजी में भी करते रहे थे। उन्होंने उस मरतबा आर्मी चीफ से ये कहा कि कई चीज़ें जो आपने हमें इंश्योर की थी कि हो जाएंगी वो भी नहीं हो रही है, कुछ चीज़ें हुई वो रिवर्स हो गई हैं। उन्होंने कहा पानी एक बड़ा मसला है, और हम वहाँ पे लेके गए डीजी रेंजर्स के पास भी, वो भी इस मसले को नहीं हल कर सके। तो इस हवाले से उन्होंने बात की थी। फिर उन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट जो डिपार्टमेंट है उसको कहा था ये एक्चुअली इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है, और कोई काम बिजनेसमैन जो है वो नहीं कर सकता है रिश्वत दिए बगैर, पैसे दिए बगैर, क्योंकि एक पैरेलल सिस्टम सिंध हुकूमत चलाती है, जो कि एक पैरेलल सिंध हुकूमत है, तो उसको आप रिश्वत देंगे तभी आपके काम होंगे। तो ये उसका सारा बैकग्राउंड था। और फिर आपको पता है अभी 2-3 दिन पहले जब एहसन इकबाल वहां पे गए हुए थे कराची, तो वहां पे भी बिजनेस कम्युनिटी ने उनसे कहा कि आप मरियम नवाज हमें दे दें कुछ अरसे के लिए और मुराद अली शाह को अपने पास ले लें। तो ये भी बड़ा बुरा लगा पीपल्स पार्टी को, जो कि एक अरसे से सिंध में हुकूमत कर रही है। तो इस बैकग्राउंड में ये मीटिंग बुलाई गई थी, और मेरी कुछ 2-3 बिजनेसमैन से बात हुई है, वो इस बात से मुतमईन है
कि हमारी बात एटलीस्ट सुनी है बिलावल साहब ने। और जहां बिलावल साहब ने एक तो ये कहा कि अगर कोई मसला है तो सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, आप चुगली ना करें, हमारे पास आए, वही बिलावल साहब ने एक ये भी इंप्रेशन दिया है कि दूसरे काफी एजेड हो चुके हैं सियासतदान, हम जो है, मैं यंग हूं और मैंने ही अभी आगे चलना है, तो आप मुझसे एक राब्ता रखें और आइंदा भी हम आपके मसाइल हल करेंगे। तो दो चीजों पे बिजनेस कम्युनिटी एक मुतमईन है या इत्मीनान का इजहार कर रही है फौरी तौर पे कि एक तो इंडस्ट्री की जो मिनिस्ट्री है और इंडस्ट्री के जो वजीर हैं उनको अब जिम्मेदारी दी गई है कि आप बिजनेस कम्युनिटी से बात करेंगे, उनसे राब्ते में रहेंगे। दूसरा, ये जो एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के हवाले से उनकी शिकायत थी, तो उसके हवाले से भी उन्होंने कहा है कि इस डिपार्टमेंट को खत्म करें और पुलिस या दीगर डिपार्टमेंट जो है वो ये मैटर देखें। तो फिलहाल बिजनेस कम्युनिटी इस बात से खुश है कि चले हमारी मुलाकात हो गई, लेकिन ऑब्वियसली वो ये कह रहे हैं कि हम वेट एंड सी करेंगे कि जो कमिटमेंट हमसे की जा रही है वो पूरी होती है या नहीं होती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया और आई होप आप लोगों को आपके सवालात के जवाब मिले होंगे। इसी तरह से हमें लिखते रहिए। यूट्यूब के ऊपर जो हमारी एपिसोड अपलोड होती है प्रोग्राम की, उसके नीचे आपने जाना है, तज्जियाकारों के लिए सवाल छोड़ने, हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।